हेलो स्टूडेंट्स, वेरी ब्रेफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप वी आर डूइंग ग्रेट। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं परिव्राजक और उच्चकल्प वंश के बारे में। परिव्राजक वंश की जब हम बात करते हैं तो मुझे याद आता है प्लेटो का फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट। यहाँ प्लेटो कहते हैं कि जो राजा है उसे संसारी मोह माया से मुक्त होना चाहिए और एक फिलोसोफर होना चाहिए, एक दार्शनिक होना चाहिए। वैसा ही ये वंश है जिसकी हम बात करने वाले हैं आज डिटेल में, परिव्राजक डायनेस्टी। इसका जो नाम है परिव्राजक, यही अपने आप में बहुत अनोखा है, जिसका मतलब है वॉन्डरिंग एसेटिक्स। मतलब कि वो सन्यासी जो घूम घूम कर या भटक भटक कर अपना जीवन व्यापन करते हैं भिक्षा के दम पर। और बहुत ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट है इसके। जब हम इतिहास में जाते हैं तो हमें ऐसे मालूम पड़ता है कि जो परिव्राजक वंश के राजा थे वो या तो पहले कभी अतीत में सन्यासी हुआ करते थे, या फिर जब वो अपना गृहस्थ जीवन, मतलब कि जो भी राजा होते थे, जब वो अपना गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां पूरी कर लेते थे तो उसके बाद वो वनप्रस्थ और अल्टीमेटली सन्यास के जीवन में प्रवेश कर जाते थे हिंदू धर्म की रीतियों के अनुसार। तो डिटेल में पढ़ेंगे आज इस टॉपिक को हम। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि ये फोर्थ लेक्चर है। दिस इज द फोर्थ लेक्चर इन दिस सीरीज। हम इसके पहले एमपी डायनेस्टीज जो है उस हेड में गर्दभिल डायनेस्टी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, नाग डायनेस्टी के बारे में पढ़ चुके हैं, और औलिकर डायनेस्टी के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक ये लेक्चर्स जो हैं वो नहीं देखे हैं तो आप हमें यूट्यूब पे सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, और इस पूरी प्लेलिस्ट में ये लेक्चर्स जो हैं वो अपलोडेड हैं, वो आपको दिख जाएंगे रिसेंट अपलोड्स में ही। वहां से आप इन्हें भी फिनिश कर लें, राइट। और सब्सक्राइब जरूर कर लें हमें यूट्यूब पर, क्योंकि आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो भी आपको इसी तरीके से रिकमेंडेशन में अपने यूट्यूब के होम स्क्रीन पे दिख जाएंगे, जो कि बहुत जरूरी होगा आपके लिए। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा बार बार उन वीडियोस को, राइट। Apart from that, you should also follow us on Telegram and Instagram. आप प्ले स्टोर पे हमारा ऐप अवेलेबल है प्रगवली के नाम से, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि जो रेगुलर अपडेट्स हैं और इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी आपसे शेयर होती रहे, राइट। चलिए ठीक है, तो डिटेल में पढ़ते हैं परिव्राजक डायनेस्टी को। ओके, वन मोर थिंग, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है परिव्राजक डायनेस्टी को लेकर या फिर उच्चकल्प डायनेस्टी को लेकर अवेलेबल नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है या किसी और टीचर के पास में अवेलेबल नहीं है, इतिहासकारों के पास में ही इसके संबंध में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि वो जानकारी जो लिमिटेड है वो सिर्फ कुछ अभिलेखों से प्राप्त होती है, गुप्त साम्राज्य के और परिव्राजक और उच्चकल्प साम्राज्य के जो अभिलेख हैं उनसे प्राप्त होती है। उसके अलावा हमें मालूम पड़ता है कि वो जानकारी भी अल्टीमेटली एक डिटेल्ड पिक्चर ड्रॉ करने के लिए बहुत ज्यादा लिमिटेड है, राइट। तो जितनी जानकारी है हम उसी पर रिलाय करने वाले हैं। बहुत लोग आपको यहाँ पे दो दो तीन तीन पार्ट्स में कुछ लेक्चर्स जो हैं वो प्रोवाइड करवा देंगे, या तीन तीन चार चार घंटे के लेक्चर्स जो हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है ही नहीं, और हम नहीं चाहते कि आप वो देखकर भ्रमित हो, आप अपना समय जो है वो बिल्कुल भी जाया करें। तो एक बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज और कॉन्साइज फॉर्मेट में हम आज इस लेक्चर को कंडक्ट करने वाले हैं। जितनी इंफॉर्मेशन यहाँ है उतनी आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उतनी ही महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा आपको जरूरत भी नहीं है, राइट। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं ऑफ द परिव्राजक डायनेस्टी। एस्टेब्लिश होती है ये 415 एडी में, और जो रीजन है वो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं यदि हम एमपी की बात करें तो जो बुंदेलखंड और बघेलखंड का जो रीजन है, दिस रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे मेनली ये डायनेस्टी आपको सेंटर्ड देखने को मिलेगी। ईस्टर्न बुंदेलखंड और वेस्टर्न बघेलखंड। और ये कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है 5th to 6th सेंचुरी एडी की। मतलब कि कहीं ना कहीं ये गुप्तास के कंटेम्पररी हैं। जो गुप्ता एम्पायर था, पैन इंडिया जो रूल कर रहा था, उनके कंटेम्पररी थे, और ना सिर्फ कंटेम्पररी थे, उनके सबॉर्डिनेट्स थे ये, राइट। उनके सामंत थे ये, उनके फ्यूडेटरीज थे ये। ओके, so yes, this empire ruled in the region of Bundelkhand East and Baghelkhand West during the 5th and 6th centuries AD. The kingdom was centered at the Satana Panna region. ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, राइट, क्योंकि आप देखेंगे
कि जो मुख्य तौर पर जो सेंटर था इस पूरे के पूरे स्टेट का, देखिए कई बार बाउंड्रीज जो होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, जैसे अलग अलग शासक आते हैं, अलग अलग कार्यकाल होते हैं सबके, और बाउंड्रीज चेंज होती रहती हैं। पर जो रीजन जो कंसिस्टेंट रहा है वो रहा है सतना, पन्ना और कहीं ना कहीं जबलपुर का जो रीजन है, डाहल का रीजन। तो ये कंप्लीट जो रीजन है, दिस रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना, यहां से लेकर आप इतना रीजन जो है वो मान सकते हैं, इस रीजन पे इनका रूल देखने को मिलता है। बैतूल कटनी का रीजन भी आपको देखने को मिलेगा, बैतूल में भी इनके कुछ इंस्क्रिप्शन या सिक्के जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। द टर्म परिव्राजक लिटरली ट्रांसलेट्स टू वॉन्डरिंग एसेटिक्स, भटकने वाले सन्यासी या भटकने वाले तपस्वी, रिफ्लेक्टिंग द डायनेस्टीज पॉसिबल हिस्टोरिकल एंड स्पिरिचुअल रूट्स, है ना, इससे कहीं ना कहीं इनकी जो आध्यात्मिक जड़ें हैं उसको दर्शाता है ये शब्द। ये जो परिवार है इसके बारे में कहा जाता है कि ये ब्राह्मण रूट्स से आता है ये, और इनका गोत्र जो था वो भारद्वाज था। हालांकि बहुत ज्यादा काम की इंफॉर्मेशन नहीं है ये, है ना, बट स्टिल मिल गई हमें, तो एटलीस्ट मैं आपको यहाँ पर वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। सो इट इज बिलीव्ड दैट दे मे हैव बीन एसेटिक्स इन पास्ट, या तो ये अतीत में सन्यासी थे, या फिर आगे चलकर देखते हैं कि ये जैसे ही अपना गृहस्थ जीवन जो है, गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां जैसे ही ये इन्होंने खत्म की हैं, उसके बाद इनके राजाओं ने संन्यास धारण कर लिया है। अनदर इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म कनेक्ट्स इट टू द प्रैक्टिस ऑफ किंग्स रिनाउंसिंग देयर थ्रोन्स टू लिव एज एसेटिक्स। शब्द का एक अर्थ ये भी है कि राजा अपना सिंहासन त्याग करके सन्यासी जीवन अपना लेते थे। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि हिंदू धर्म में हम देखते तो हैं कि जो चार आश्रम का जो सिस्टम है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये प्रोवाइडेड है, और कहा भी जाता है कि ये फॉलो होना चाहिए। पर हिस्टोरिकली आज तो पॉसिबल ही नहीं है इसको फॉलो करना, पर हिस्टोरिकली भी बहुत कम लोगों ने ही इसको फॉलो किया है, राइट। हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती थी इसे फॉलो करना, राइट। तो इस किंगडम के लोगों ने अगर ये किया है तो ये वाकई काबिले तारीफ है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये फ्यूडेटरीज थे, ये इंडिपेंडेंट किंगडम नहीं था, ये स्वतंत्र साम्राज्य नहीं था, ना ही परिव्राजक ना ही उच्चकल्प, ये दोनों ही फ्यूडेटरीज थे। और इस बात को आपको याद रखना है। इंस्क्रिप्शन की जब हम बात करते हैं तो मेनली आपको दो ही मुख्य जो शासक हैं वो देखने को मिलेंगे, महाराजा हस्तिन और महाराजा संक्षोभ, ठीक है। तो उनके ही द्वारा आपको इंस्क्रिप्शन जो है वो देखने को मिलेंगे। जो मेन इंस्क्रिप्शन है वो आपके सामने है, खो, जबलपुर, मझगवा, ठीक है, बैतूल, खो, ये सारे इंस्क्रिप्शन जो हैं ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हैं। उसके अलावा एक स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये भी बहुत जरूरी है। भूमरा, भूमरा में यहाँ पे एक शिव टेम्पल भी आपने सुना होगा इसके बारे में, गुप्ता के एरा का। तो भूमरा में ही इनका एक स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन भी आपको देखने को मिलता है। तो ये एटलीस्ट जो साइट्स हैं, ये इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो आप याद कर लें, है ना। इसमें जो मेनली जैसे खो इंस्क्रिप्शन जो है ये बहुत जरूरी है ना। जबलपुर का जो इंस्क्रिप्शन है ना, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जबलपुर में जो डाहल के नाम से जगह थी वहां से ये इंस्क्रिप्शन जो है वो प्राप्त होता है, ठीक है। उसके अलावा नवग्राम का जो इंस्क्रिप्शन है, बैतूल का जो इंस्क्रिप्शन है, भूमरा का जो इंस्क्रिप्शन है, सो दिस वन थिंग इज दैट एक डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि सोर्सेस क्या है इंफॉर्मेशन के। और यदि वो नहीं भी आता है तो अगर आप 7 मार्कर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट कोई भी डायनेस्टी, खासतौर पे जब इंफॉर्मेशन आपके पास में कम है प्रोवाइड करने के लिए, सो इट इज रिकमेंडेड कि आप अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है कि आप लिख रहे हो कि भैया महाराजा हस्तिन जो है ही वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर, ठीक है, और उन्होंने यहाँ पे महाराजा का टाइटल अडॉप्ट किया, राइट, उन्होंने ये कार्य किए जो भी कार्य किए। सेम चीज अगर आप ऐसे करके लिखेंगे दैट अकॉर्डिंग टू खो इंस्क्रिप्शन, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन फाउंड इन खो इंस्क्रिप्शन, खो अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार हमें यह ज्ञात होता है कि, तो उसका कहीं ना कहीं वजन जो है वो बढ़ जाता है। डायरेक्टली आपसे 2 मार्कर्स में भी पूछा जा सकता है कि खो इंस्क्रिप्शन जो है उसका संबंध कौन सी डायनेस्टी से है, तो वहां पे भी आप फंस जाएंगे अगर आपने याद नहीं किया है तो, राइट। तो परिव्राजक शासक जो है उनके बारे में अगर हम संक्षिप्त में देखें तो पहली चीज इन्होंने महाराजा का टाइटल लिया है, राइट। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये गुप्त साम्राज्य के जागीरदार थे या सामंत थे। नो स्पेसिफिक गुप्ता ओवरलॉर्ड इज मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शन, किसी विशेष गुप्त अधिपति का उल्लेख यहाँ पे नहीं मिलता है, लेकिन उनके जागीरदार होने का संकेत जो है वो यहाँ पर क्लियर है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है।
द डायनेस्टीज डोमिनेंस इज नोन थ्रू द इंस्क्रिप्शन ऑफ टू किंग्स। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, महाराजा हस्तिन का जो नाम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और महाराजा संक्षोभ का जो नाम है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये मेनली इनके जो रिलीजियस वर्क्स हैं उसके बारे में हमें जानकारी देता है, इनके जो मिलिट्री एबिलिटीज हैं, इन्होंने जो कैंपेन्स किए हैं आसपास के एरियाज में उसके बारे में जानकारी देता है, और जो ओवरऑल सोशल सेटिंग रही है उस समय की उसके बारे में भी हमें जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। ये है यहाँ पे लिस्ट ऑफ रूलर्स। इसमें सुशर्मन जो है वो अर्लीस्ट नोन रूलर है, ठीक है। अच्छा, मैं सुशर्मन को यहाँ पे फाउंडर नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि फाउंडर कौन है इसको कहीं बहुत ज्यादा ठीक तरीके से उल्लेख इसका नहीं मिलता है। लेकिन जो अर्लीस्ट रूलर है, जो सबसे पुराने रूलर का नाम हमें इंस्क्रिप्शंस में मिलता है, जो अभिलेखों में मिलता है, वो यहाँ पे सुशर्मन का हमें देखने को मिलेगा। महाराज देवाध्य जो है उनका नाम आपको देखने को मिलेगा, महाराज प्रबंधन का नाम देखने को मिलेगा, हस्तिन और संक्षोभ, ये पांचों नाम है, ये जो आपको पता होने चाहिए, राइट। इसमें भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हस्तिन और संक्षोभ जो है ये दीज आर द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टीज। अगर टू मार्कर आपको देखने को मिलेगा तो मोस्ट प्रोबेबली या तो हस्तिन के ऊपर देखने को मिलेगा या संक्षोभ में देखने को मिलेगा। वन मोर थिंग आई शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दैट, बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज लेस, क्योंकि यहाँ पे जानकारी जो है वो स्रोत से ही कम आती है, तो चांसेस भी कम ही है कि एमबीपीएससी इसमें आपको एक बहुत बड़ा सवाल इस जेनेस्ट्री से पूछ ले कि आपको 10 मार्क का सीधा आ जाए। देखिए, केस अगर जस्ट इन केस आ जाता है तो फिर तो आपको कुछ ना कुछ लिखना ही है, तो फिर आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सपांड करना पड़ेगा, राइट। आप कुछ यहाँ पे जेनरिक पॉइंट्स भी बना सकते हैं, राइट। जैसे कि यदि हम देखें तो सोशल सेटिंग जो होगी वो इस समय पे कैसी होगी, वो बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे कि गुप्त काल में थी, क्योंकि अल्टीमेटली ये लोग भी हैं तो गुप्तास के ही जो फ्यूडेटरी है ना, समकालीन भी उसी के हैं, कंटेम्परेरी भी उसी के हैं, तो सोशल सेटिंग भी वैसी होगी, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी वैसा होगा, है ना। रिलीजन भाई नाम ही परिव्राजक है, मतलब जिसका नाम परिव्राजक हो तो क्या वो धार्मिक तौर पर बहुत ज्यादा हिंदुइज्म से एफिलिएटेड नहीं होगा? बिल्कुल होगा, निश्चित तौर पर होगा। तो ये चीजें जो है ना ये आपको सोचना सीखना पड़ेगा। मतलब कि एक अगर 10 मार्कर भी आ जाए, हालांकि 10 मार्कर जितनी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद 10 मार्कर यदि आ जाए तो लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि राइट इन डिटेल अबाउट द परिव्राजक डायनेस्टी ऑफ एमपी, तो पहले आप वो चीजें लिखें जो आपको पता है, उसके अलावा जो अभिलेख हम जिनकी बात कर रहे हैं अभी, उन्हीं अभिलेखों का सहारा लेना है आपको, ठीक है। इन्हीं के कंधे पर आपको बंदूक चलानी होगी कि जो सोशल सेटिंग है वो इस तरीके की थी कि जो वुमेन के राइट्स थे वो यहाँ पर लिमिटेड थे और डिक्लाइन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, वुमेन के राइट्स में, राइट। उसके अलावा यदि आप एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो यहाँ पर जो ग्राम है वो आपको देखने को मिलेगा, विलेज जो है वो एक ऑटोनॉमस यूनिट के रूप पर फंक्शन कर रहा है ना। भुक्ति जो है वो यहाँ पे प्रोविंसेस को बोला जाता था, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स, अब ये इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है, पर तब भी अगर पूछा जाएगा तो कुछ तो लिखना पड़ेगा, राइट। ऐसे खाली छोड़कर तो आना बिल्कुल भी सही नहीं है, ये मेरी राय है। और ये सिर्फ मेरी राय नहीं है, मैं कहूंगा कि हमारा जो यहाँ पर जो सर्कल है, जिन लोगों ने एग्जाम निकाली है, ठीक है, जो इंटरव्यू दिए हुए हैं, तो आई थिंक दैट दिस इज अ कंसेंसस ओपिनियन विच वी हैव फॉर्म्ड दैट आपको छोड़ना तो नहीं है, आपको लिखकर आना है ना। और वो बहुत जरूरी है आपके लिए, अगर आप ऐसे छोड़ के आ जाओगे तो फिर तो चांसेस ही बहुत कम हो जाएंगे ना। भैया आपने कुछ भी लिखा, अगर आपसे ये 10 मार्कर में पूछा जाता है और आपने यहाँ पर बहुत कम भी इंफॉर्मेशन लिखी है ना, या 7 मार्कर में आपसे पूछा जाता है, दोनों दोनों ही केस में, मान लो 7 में पूछा आपसे और आपने बहुत बेकार लिखा तो आपको 2.5 मिलेगा। वो 2.5 भी हो सकता है कि आपको पोस्ट दिला दे, राइट। 10 में अगर आपको यहाँ पर 3.5 मिल जाता है तो हो सकता है कि वो आपके लिए गेम चेंजर हो जाए आगे, राइट। हो सकता है कि आपको जो पोस्ट आपको चाहिए वो आपको उस मार्क्स से मिल जाए, ठीक है। इतना ही, कई बार मेरिट में भी इतना ही डिफरेंस आता है, राइट। तो सुशर्मन, देवादि, प्रमंजन, हस्तिन और संक्षोभ। बट अगेन द चांसेस आर वेरी लेस कि यहाँ से एक बहुत ज्यादा बड़ा आंसर आपको देखने को मतलब बड़ा क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिले, वेरी शॉर्ट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे। सुशर्मन की हम बात कर लेते हैं, तो सुशर्मन जो है वो फर्स्ट नोन मेंबर है परिव्राजक डायनेस्टी के।
he is described as a learned ascetic from the Bharadwaj Gotra compared to sage Kapil. Mastered 14 branches of science. कहा जाता है कि इन्हें 14 विद्याएं जो थी उसमें निपुण थे ये, ठीक है। नोन फॉर पोजेसिंग द होल ट्रूथ, मतलब कि संपूर्ण जो ज्ञान है, जो पूर्ण सत्य है, उसका इन्हें ज्ञान था। और बहुत बड़ी बात है ये। मैंने इसीलिए जब मैंने स्टार्टिंग करी क्लास की तो मैंने बात करी प्लेटो के फिलोसोफर किंग के कॉन्सेप्ट की, राइट। अगर ऐसी जानकारी भी यहाँ पे मिल रही है, और हो सकता है कि उन्हें वो जानकारी इस लेवल पे प्राप्त ना हो, क्योंकि हमें तो नहीं पता है ना, हम तो नहीं थे उस समय पे। बट ये कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ दैट द किंग should possess knowledge, and not just the worldly knowledge but also the philosophical knowledge, also the spiritual knowledge. So it is a very unique concept जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और इसके लिए मुझे लगता है कि आपको ये किंगडम जो है वो याद रखना भी चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं महाराजा हस्तिन के बारे में। महाराजा हस्तिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शासक इस पूरे साम्राज्य के। कहा जाता है कि महाराजा हस्तिन ने भी हुनों के ऊपर विजय प्राप्त करी थी। हालांकि इसको लेकर बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट सोर्सेस नहीं मिलते हैं, जैसे कि यशोधर्मन को लेकर हमें मिलते हैं। इनके पिता का नाम जो था वो दामोदर था। And yes, again, I have said that he achieved several military victories, possibility against Hunas. ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने भी हुनों को पराजित किया था। टाइटल था इनका महाराज। दाहल क्षेत्र के और अन्य जो 18 आटविक राज्य हैं, ठीक है, मतलब कि वन राज्य हैं, जो जंगल के राज्य हैं, उनके ऊपर इनके आधिपत्य की जो जानकारी है वो हमें इनके अभिलेखों से प्राप्त होती है। धर्म की अगर हम बात करें तो ये बाय फेथ शैवाइट थे, शिव जी की वर्शिप में बिलीव करते थे, शैव धर्म में मानते थे। और उसी समय पे आप देखेंगे कि शैविज्म जो है, या फिर वासुदेव की वर्शिप जो है वहां, उसकी हम बात करें, ठीक है, वैष्णविज्म की बात करें, गरुड़ जो पिलर है वहां पे भी आप देखेंगे कि भगवत रिलीजन की बात होती है, राइट। तो ये सारे अलग अलग फेज जो थे वो चल रहे थे। नाउ अनलाइक हिम, हिज सक्सेसर वाज अ वर्शिपर ऑफ वासुदेव, है ना। तो ये भी यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, हिंदुइज्म जो है वो कहीं ना कहीं कोर में आपको देखने को मिलेगा इस रिलीजन के। और उसी के लाइंस पे आप देखेंगे कि गुप्ताज, जो गुप्त साम्राज्य था उस समय पे, ब्रह्मदेव का कॉन्सेप्ट काफी प्रचलित हुआ था। ब्रह्मदेव क्या मतलब कि आप यहाँ पे एज अ दान प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ लैंड या ग्रांट्स ब्राह्मण्स को, ठीक है। तो ब्राह्मण्स को आप कोई लैंड या ग्रांट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और बहुत सारे साम्राज्यों ने, वो चाहे गुप्त साम्राज्य हो या फिर उनके जो कंटेम्पररीज हों, जो फ्यूडेटरीज हों, उनकी हम बात करें, तो दोनों के द्वारा ही यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में ब्रह्मदेय जो है वो दिया गया, राइट। कहीं ना कहीं इसको भी गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन का रीजन माना जाता है कि एक्सिस लैंड इन्होंने ग्रांट करी, जो कि कहीं ना कहीं एक्स्ट्रावेगेंट था, ठीक है, बहुत ज्यादा खर्चीला था। और उसके कारण ही जो आर्थिक स्थिति थी वो गुप्त साम्राज्य की डगमगा गई। और ये भी है तो कहीं ना कहीं गुप्त साम्राज्य के अधीन ही, उनके समकालीन है, उनके अधीन है, और उनके द्वारा भी ये चीज जो है वो यहाँ पर की गई है। तो आप देखेंगे कि चैरिटेबल डोनेशन जो है, लैंड के, काउस के, एलिफेंट्स के, ये सब ब्राह्मण्स को आपको देखने को मिलते हैं। ही वॉज द कंटेम्पररी ऑफ उच्चकल्प रूलर सर्वनाथ। श्रवणनाथ लिखा हुआ है यहाँ पे, सर्वनाथ है वो, है ना। तो उच्चकल्प जो शासक थे, सर्वनाथ, उनके कंटेम्पररी इन्हें माना जाता है। उसके अलावा बुद्धगुप्त, वैन्यगुप्त, भानुगुप्त जैसे शासक भी जो हैं, या बुद्धगुप्त जो है, ये सब भी इनके समकालीन ही थे। माना जाता है कि इनका साम्राज्य जो था वो, इनका कार्यकाल जो था वो 42 साल तक चलता है, 42 ईयर्स तक चलता है। और एक नाम है जो कि बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो इनके सिक्कों में मिलता है, हो सकता है कि प्रीलिम्स में भी आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए। राहस्तिन, राहस्तिन जो नाम है वो इनके सिक्कों में आपको देखने को मिलता है, राइट। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। अब हम बात करते हैं संक्षोभ की। तो महाराजा संक्षोभ की जब हम बात करते हैं तो वो ऑब्वियसली हस्तिन के सक्सेसर थे, उन्हीं के पुत्र थे। और उनको विरासत में जो 18 वनराज्य थे वो यहाँ पर मिले थे। ये भी अपने पिताजी की तरह ही एक बहुत ज्यादा चैरिटेबल रूलर थे। इनके द्वारा भी बहुत ज्यादा रिलीजियस ग्रांट जो है, ब्रह्मदेय जो है, वो यहाँ पर ऐसे कार्य जो है वो किए गए हैं।
और वर्ण सिस्टम जो है वो इनके टाइम पे भी इंटैक्ट रहेगा, आश्रम सिस्टम इनके टाइम पे भी इंटैक्ट रहेगा। भाई आश्रम सिस्टम पे तो सवाल हम उठा ही नहीं सकते, है ना। ये तो वो किंगडम है जिसका नाम ही परिव्राजक है। मतलब कि ये तो अगर आश्रम सिस्टम को कोई पीक पे फॉलो कर रहा था तो वो ये साम्राज्य था। साफ सीधी बात है कि गुप्ता जो है उनके समकालीन हैं, तो इनके द्वारा भी यहाँ पे, क्योंकि गुप्त गुप्त एरा में एक और चीज जो हमें मिलती है देखने को, वो है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द चतुर्थ वर्ण सिस्टम। तो ये गुप्ता एरा में देखने को मिल रही है। और देखिए मैं आपको ना बहुत ज्यादा लपेट के बातें नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से सोचना है, राइट। बिकॉज दिस यू नो, आप इसे तो जानते हैं ना कि भाई अगर आप देखें कि वास्तविकता में जो रिजिडनेस आई है, जो ठोस हुआ है, ये जो वर्ण सिस्टम था, ये जो चार वर्ण की जो प्रणाली थी, अगर वो वाकई कॉन्क्रीट हुई है तो वो गुप्त काल में हुई है, राइट। उसके पहले वो कहीं ना कहीं काफी फ्लेक्सिबल थी, है ना, काफी लचीली थी, कि वो उसका जो इस बात को, ये जो फैक्टर डिटरमाइनिंग फैक्टर होता था कि कोई ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या शूद्र है या वैश्य है, ये उसके कर्म से निर्धारित होता था, उसके जन्म से निर्धारित नहीं होता था। लेकिन जन्म से निर्धारित होने लग गया कब? जब गुप्त काल आया। तो उसी समय पे जब वो वहां पे मेजर चेंज आता है पैन इंडिया, तो साफ सी बात है कि वो जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परिव्राजक या उच्चकल्प, इनके समय पे भी आएगा, राइट। तो वो चीज आप यहाँ पे भी अपने आंसर्स में लिखेंगे, ओलिगर्स में भी अपने आंसर्स में लिखेंगे, तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगी, क्योंकि हाँ वो तो पैन इंडिया हो रही थी ना, वो तो समस्त भारत में हो रही थी। तो उसको आप आराम से लिख सकते हैं। और इस तरीके से ही आपको सोचना है। जब कंटेंट कम हो तो आप इस तरीके से अपना दिमाग लगाएं, या फिर कई बार कंटेंट होता भी है, आपको एग्जाम के समय पे याद नहीं आ रहा, तो जो याद आ रहा है जैसे आप सोच पा रहे हैं उसको वैसे आपको लिखना है। लिखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फैक्ट्स जरूरी हैं, डेफिनेटली जरूरी हैं, पर उनसे भी ज्यादा जरूरी है कॉपी में एग्जामिनर को इस बात का विश्वास दिलाना कि आपको आता है, राइट। तो चैरिटेबल रूलर थे। He made several grants, maintained traditional one system, ashram system. Unlike his father, he worshipped Vasudev instead of Shiv. ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ, वासुदेव की वर्शिप करते थे ये। और इस बात का जो वर्णन है वो आपको मिलता है खो अभिलेख में, खो इंस्क्रिप्शन में। Mentioned in Prayag inscription as the ruler of Dahal kingdom and other 18 आर्टविक किंगडम्स, ये भी हम बात कर चुके हैं। प्रयाग जो इंस्क्रिप्शन है यहाँ पर गुप्त शासकों का, समुद्रगुप्त का, वहां पे उनका उल्लेख जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। एंड ही वॉज द लास्ट नोन रूलर ऑफ द परिव्राजक डायनेस्टी विच एंडेड हिज रीन। बहुत बड़ी बात है ये कि आखिरी जो प्रमुख शासक थे इस पूरी इस पूरे साम्राज्य के, वो थे महाराजा संक्षोभ, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की अब हम बात करते हैं। इतिहास में यदि इनका सिग्निफिकेंस हम देखें, तो जो पोस्ट गुप्ता पॉलिटिकल लैंडस्केप था, या जो गुप्त काल का, या उत्तर गुप्त काल का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप था, वो हमें इसकी जानकारी यहाँ से मिलती है, राइट। हमें मालूम पड़ता है कि जो लैंड ग्रांट्स का जो ट्रेडिशन था, है ना, जो भूमि अनुदान का या ब्रह्मदेय का जो ट्रेडिशन था, वो आगे यहाँ पर कंटिन्यू होता है। इलस्ट्रेट द रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स ऑफ द पीरियड। उसी जो वो जो पूरा समय था, उस समय पे क्या धार्मिक प्रथाएं थी, क्या प्रशासनिक प्रणालियां थी, उनकी जानकारी हमें मिलती है। शोज द कॉम्प्लेक्स रिलेशंस बिटवीन द रीजनल पावर्स एंड द डिक्लाइनिंग गुप्ता एम्पायर। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड ठीक है ना। पोस्ट गुप्ता आई थिंक थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि ये लेटर गुप्ता फेज आप कह सकते हो, है ना, लेटर गुप्ता है ये, पोस्ट गुप्ता नहीं है, राइट। इस समय पे गुप्तास थे, पर वो बहुत बुरी तरीके से डिक्लाइन हो रहे थे, उनका डाउनफॉल चल रहा था। देन द एंड ऑफ द डायनेस्टी likely coincided with the decline of Gupta Empire। तो गुप्ता एम्पायर का ग्राफ और परिव्राजक का और उच्चकल्प का ग्राफ जो है वो एक साथ ही नीचे गया है, राइट। और इसके अलावा आप देखेंगे, हमने पहले भी ओलिकर वंश में भी बात करी थी कि ओलिकर्स ने गंगा तक अपना जो साम्राज्य था वो स्थापित कर लिया था, ठीक है। हालांकि आपको बहुत जगह तो ये भी देखने को मिलेगा कि वो ब्रह्मपुत्र तक चले गए थे, है ना। हालांकि वो बात, उस बात में कितनी सत्यता है ये तो हम नहीं जानते। बट यस, डेफिनेटली सेंट्रल इंडिया के पार्ट में उन्होंने यहाँ पे एक्सपांशन कर लिया था गुप्तास को हरा के। एंड लास्ट नोन रूलर वाज संक्षोभ। सो दिस वाज ऑल अबाउट द परिव्राजक डायनेस्टी। परिव्राजक वंश में यदि आपने इतना पढ़ लिया, तो इसके अलावा
कुछ भी जरूरी नहीं है, इतना मोर देन सफिशिएंट होगा। आप आसानी से अपने आंसर जो है वो फ्रेम कर पाएंगे इतने इंफॉर्मेशन के साथ में, राइट। तो चलिए अब हम बात करते हैं उच्चकल्प वंश के बारे में। तो उच्चकल्प वंश की जब हम बात करते हैं तो ये भी परिव्राजकों की तरह सामंत थे, गुप्त शासकों के। और इनका जो रूल था वो था मेनली इन द रीजन ऑफ सतना। उचेहरा करके एक जगह है सतना में, उस क्षेत्र में इनका शासन जो है वो मुख्य तौर पर रहा है। इनफैक्ट नाम में भी माना जाता है कि उचेहरा जो नाम है वो उच्चकल्प से ही रिलेटेड है। ओके, देन द इम्पोर्टेंट किंग्स, जब हम इंपॉर्टेंट शासकों की बात करते हैं तो मेनली यहाँ पर दो मुख्य शासक आपको देखने को मिलते हैं, जयनाथ और सर्वनाथ। और भी रूलर्स आपको नाम देखने को मिल जाएंगे, पर उनके कार्य जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे नहीं आपको, राइट। बिकॉज इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत कम है हमारे पास में यहाँ पर। जितना परिव्राजक में इंफॉर्मेशन था उतना भी नहीं है हमारे पास में यहाँ पे, राइट। सो इफ यू टॉक अबाउट द उच्चकल्प डायनेस्टी, यस देयर आर अ लॉट ऑफ इंस्क्रिप्शंस, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं इनके, लेकिन वो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ही दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लैंड ग्रांट हुआ, यहाँ पे लैंड ग्रांट हुआ, यहाँ पे एड दिया गया। तो बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास में उपलब्ध नहीं है उच्चकल्प डायनेस्टी को लेकर। जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो मेनली इन दो रूलर्स के ही देखने को मिलेंगे आपको, जयनाथ और सर्वनाथ। पीरियड जो है वो है 3rd to 5th सेंचुरी एडी का। इंस्क्रिप्शंस जो हैं ऑफ दिस डायनेस्टीज आर फाउंड बिटवीन 494 टू 534 एडी। दिस किंगडम वाज अ फ्यूडेटरी ऑफ गुप्तास। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये भी गुप्त शासकों के ही सामंत थे, बिल्कुल परिव्राजक की तरह। तो क्योंकि ये भी काफी सेम सेटिंग रखते हैं जैसी परिव्राजकों की थी, तो बहुत सारी चीजें आप रिपीट कर सकते हैं एज एज इट इज। जैसे कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स की बात करी थी वहां पे, है ना, कल्चरल फीचर्स की बात करी थी। सो द सेम थिंग कैन बी रेप्लिकेटेड हियर। ओके, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर जो है वो इनमें नहीं पाया जाएगा। इंस्क्रिप्शंस की हम बात कर लेते हैं। तो इंस्क्रिप्शन जैसा कि मैंने बताया कि लंबी लिस्ट है इंस्क्रिप्शंस की, लेकिन वो ले देकर विलेज ग्रांट की बात ही कर रहे हैं, लैंड ग्रांट की बात ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये करी तला इंस्क्रिप्शन है कटनी का, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ये जयनाथ के द्वारा लिखवाया गया है, लैंड ग्रांट को रिकॉर्ड करता है ये। खो में आपको बहुत सारे इंस्क्रिप्शन जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो खो में जयनाथ का इंस्क्रिप्शन है, सरनाथ का इंस्क्रिप्शन है, और ये भी अगेन विलेज ग्रांट्स की बात ही कर रहे हैं, या फिर किसी गॉडेस की वर्शिप के लिए जैसे यहाँ पे ग्रांट दिया गया है, राइट, उसकी बात कर रहे हैं। उचेहरा में आपको जयनाथ का इंस्क्रिप्शन मिलेगा, अगेन विलेज ग्रांट की बात हो रही है। सोहावल में इंस्क्रिप्शन है, सोहावल एक मसैकर भी है ना, याद आ रहा होगा आपको, सोहावल महाजन मसैकर। एमपी के जब हम मॉडर्न एमपी पढ़ते हैं तो उसमें आपने पढ़ा होगा। नवग्राम में एक इंस्क्रिप्शन है सर्वनाथ का और हस्तिन का, तो ये कंबाइंड इंस्क्रिप्शन है। यहाँ पे भी आपको विलेज लैंड्स की बात ही देखने को मिलेगी टू द ब्राह्मण्स, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं, ये इंस्क्रिप्शंस हैं। मेनली आप जगह याद रखें, ठीक है। तो करी तरह इंस्क्रिप्शन जो है इसको आप कोड कर सकते हैं, खो को कोड कर सकते हैं, ऊंचेहरा, सोहावल और नवग्राम, ठीक है। अंदर तो उसमें कुछ खास चीजें हैं नहीं, ये ईयर्स आपके लिए ऐसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद नहीं कर पाओगे इसको। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लिस्ट ऑफ रूलर्स। तो रूलर जो हैं वो ओकदेव, कुमारदेव, जयस्वामिन, व्याघ्रराज, जयनाथ और सर्वनाथ, ये इतने रूलर्स के यहाँ पर नाम हमें देखने को मिलते हैं। इसमें भी इनके कार्यों के ऊपर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ नाम याद कर लेंगे, ताकि जस्ट इन केस अगर आपको यहाँ पे 7 मार्कर में लिखने को आता है तो आप नाम तो लिख पाए, राइट। और जब कार्यों की बात होगी तो कार्य आपके पास में ये कुछ छोटे मोटे कार्य जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ओकदेव जो है वो है अर्लीस्ट नोन रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, जो सबसे पहले ज्ञात शासक हैं इस वंश के, वो है ओकदेव। व्याघ्रराज की जब हम बात करते हैं तो व्याघ्रराज जो है, इनके इंस्क्रिप्शन से इनके बारे में जानकारी मिलती है। कौन कौन से इंस्क्रिप्शन हैं, नचना और गंज, बुंदेलखंड के क्षेत्र में ही है। और इन्हें मडलिक के नाम से यहाँ पर रिफर किया गया है, जिसका मतलब जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, राइट। नाउ देखिए, आपको ऐसा लग सकता है कि यहाँ पर तो बिल्कुल कोई खास जानकारी है ही नहीं। मैं आपको बहुत ही प्रिसाइज वे में बिना आपका समय मतलब मैं चाहता ही नहीं हूँ कि आप लोगों का समय यहाँ पे वेस्ट हो, राइट। बहुत लोग यहाँ पे लंबे लंबे वीडियोस जो है वो बना देंगे और ले लेकर वो भी इंफॉर्मेशन आपको यही देने वाले हैं। सो इट इज बेटर टू नॉट वेस्ट टाइम, और जितना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उतना आप यहाँ पर नोट करें और उसी को याद करें और आगे बढ़ें, राइट। तो ओकदेव, व्याघ्र और जयनाथ, फाइनली ये जो जयनाथ हैं इनके बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। और लैंड ग्रांट्स जो है वो मेन चीज रहेंगी। ब्रह्मदेय जो है
वो आपको देखने को मिलेगा, भूमिदान देखने को मिलेंगे आपको। व्याघ्र और क्वीन अजीथा देवी, ठीक है, अजहिता देवी के पुत्र थे ये। और जैसे ओकदेव की जो जानकारी है वो भी हमें इनके इंस्क्रिप्शन से ही देखने को मिलती है। इनके इंस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे पीछे देख भी लिए हैं, राइट। बहुत सारे इंस्क्रिप्शन जो हैं जैसे कि खो में आपको देखने को मिलेंगे इनके इंस्क्रिप्शन। नाउ कमिंग टू सर्वनाथ, द लास्ट नोन रूलर, सन ऑफ जयनाथ एंड क्वीन मुरुंद स्वामिनी। ठीक है, तो मुरुंद स्वामिनी जो है वो रानी का नाम था और जयनाथ के पुत्र थे ये। Issued numerous land grants during his reign. Records of these grants have been found in the locations like Kho, भूमरा एंड पन्ना। ये यहाँ पे इंसेप्शन से इनके प्राप्त होते हैं, हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। किंग सरनाथ जो है वो लास्ट नोन रूलर थे इस डायनेस्टी के, और उसके बाद उनके सक्सेसर्स के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हमारे पास में नहीं है। तो ठीक है, दैट वॉज इट फॉर टुडे। नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग कि आप में से बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत कम है, बट दिस इज द ओनली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। और इतने में से ही एमपीपीएससी पूछने वाला है, इतने में से ही आपको आंसर करना है। और अगर वो उसके अलावा कुछ पूछता है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बीच में इसी वीडियो में कि किस तरीके से आप अपने आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन का गेम बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है, यहाँ पे क्रिएटिविटी का गेम होने वाला है। यहाँ पे कैसे आप एक बहुत ज्यादा आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छा आंसर, वो स्किल है जो आपको सीखना पड़ेगा, राइट। इतने ही इंफॉर्मेशन में एक बहुत अच्छा आंसर लिखा जा सकता है, बिलीव मी। और आगे चल के अगर हम आंसर राइटिंग वगैरह की कुछ कुछ क्लासेस होती हैं यहाँ पे, तो हम आपको बताएंगे भी कि कैसे आप बहुत ज्यादा डिटेल में अपने आंसर राइटिंग स्किल्स को रिफाइन कर सकते हैं इन टॉपिक्स में, राइट। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द सेशन। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद प्रेप वैली। यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें यदि आपको अच्छा लगा हो तो, ताकि ऐसे ही अपडेट्स जो हैं वो आप तक आते रहें। थैंक यू सो मच।